नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 39 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 40वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं मापन एवं मूल्यांकन के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की जो ये क्लास होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मापन के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मूल्यांकन के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताऊंगा। बात करें दोस्तों मापन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर मापन होता क्या है। उसके बाद में आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा कि जो अनेक मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार मानक की क्या परिभाषा होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल बताने वाले हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे मापन के बारे में, यानी कि मापन की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की जो मूर्त या फिर अमूर्त विशेषताओं का अंकों में वर्णन करना ही मापन कहलाता है। यानी कि अगर आप किसी विषय वस्तु का अंकों में बिल्कुल मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं, तो वही आपका मापन कहलाता है। जैसे आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व होगा, अगर इसे आप बिल्कुल अंकों में निर्धारित करते हैं तो वही आपका मापन कहलाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें मापन की कुछ परिभाषा है उनके अनुसार, यानी कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार की जो कुछ अलग अलग आपके मनोवैज्ञानिक है वो मापन की क्या परिभाषा है बताते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपके आ जाते हैं स्टीवेसन साहब। उनके अनुसार आप देख सकते हैं कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ समझाना है नहीं, आपका डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपके क्वेश्चन जो है छपने वाला है आपके सीटेट एग्जाम में। तो आपको इनको याद करके रखना है कि निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। ये स्टीफन साहब के अनुसार बिल्कुल सही है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि कैंपबेल साहब के अनुसार जो है निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुएं एवं घटनाओं का जो अंकों में वर्णन करना ही आपका मापन कहलाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वस्तुओं एवं घटनाओं दोनों को इन्होंने बिल्कुल सम्मिलित किया है, और इसको आप ये देख सकते हैं कि इसको आपको बिल्कुल अंकों में निर्धारित करना है, तभी आपका ये मापन कहलाएगा। नंबर 3 पर पील महोदय साहब के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि मापन का उद्देश्य जो होता है किसी व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है, ताकि वह समाज के विभिन्न उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। तो ये आपका पील महोदय के अनुसार हो गया कि मापन का उद्देश्य जो है वो किसी व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना होता है, ताकि वह समाज में विभिन्न उत्तरदायित्व का निर्वाह जो है बिल्कुल आसानी तरीके से कर सके। अगले नंबर पर नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि हेल्मस्टेडर के साहब के अनुसार जो है मापन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। यहाँ पर आंकिक का अर्थ होता है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अंकों से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आंकिक यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया है वो कहीं ना कहीं अंकों के लिए बिल्कुल किया गया है। तो आपको बिल्कुल ये चीजें याद करके रखनी है हेल्मस्टेडर साहब के अनुसार में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 4 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग बात करें अब नंबर 5 पर, यानी कि गिलफोर्ड साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि मापन जो है वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारे जो मनोवैज्ञानिक है घुमा फिरा कर एक ही बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी वस्तु को आप जो है अंकों में उसका मापन करते हैं तो वही आपका मापन कहलाता है। अब इसके प्रकार से भी आपका कभी कभी प्रश्न बन जाता है आपके सीटेट एग्जाम में। तो अगर इसकी हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि मापन के जो प्रकार होते हैं कुल 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि नंबर 1 पर आपका जाता है भौतिक, यानी कि मूर्त या फिर मात्रात्मक मापन। यहां से आपके जो है 3 नाम दे दिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। अगर आपसे भौतिक के बारे में पूछे, मूर्त के बारे में पूछे या फिर मात्रात्मक के बारे में पूछे, तो आपको तीनों नाम एक समझ के चलना है कि आपसे मूर्त या फिर भौतिक के बारे में बिल्कुल पूछ रहा है। बात करें भौतिक मापन के बारे में विस्तार तरीके से, तो देख सकते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं का मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी छात्र के भार को आप 45 किलो, 46 किलो या फिर 47 किलो, 50 किलो, ये चीजें अगर आप अंकों में कहीं ना कहीं उसको माप रहे हैं तो ये जो है आपका भौतिक यानी कि मूर्त मापन कहलाता है। जबकि अगर हम वहीं पर नंबर 2 पर बात करें सामाजिक यानी कि अमूर्त यानी कि गुणात्मक मापन के अंतर्गत, तो देख सकते हैं किसी प्राणी को, किसी वस्तु को अथवा किसी क्रिया की विशेषताओं को गुणे के रूप में देखने
समझने और मापने को हम गुणात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी की बुद्धि को नापना होगा, किसी के व्यक्तित्व को नापना होगा, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बिल्कुल अमूर्त होती हैं, इसका गुणात्मक मापन संभव होता है। तो नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक मापन आज जो है, आप कहीं न कहीं किसी भी व्यक्ति के अगर बुद्धि व्यक्तित्व को आप माप करते हैं तो वो आपका सामाजिक अमूर्त या फिर गुणात्मक मापन के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें मापन के चर के बारे में, तो देख सकते हैं कि मापन के चर को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से भाग हैं, अगर इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है गुणात्मक चर, यानी कि ऐसे चरों में मापन तो होता है लेकिन मापन की कोई इकाई नहीं होती है। जैसे आपका मनुष्य का रंग हो गया, रूप हो गया, उसका जाति हो गया, उसका धर्म हो गया, उसका लिंग हो गया, ये सभी आपका गुणात्मक चर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए अगर आप किसी मनुष्य के रंग का मापन कर रहे हैं तो वो कौन सा चर है, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि ये आपका गुणात्मक चर है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं नंबर 2 पर आपका आ जाता है मात्रात्मक चर, यानी कि ऐसे चर जिसके मापन की कोई इकाई या यूनिट हो उसे हम मात्रात्मक चर कहते हैं। जैसे आपका लंबाई हो गया, वजन हो गया, आपका चौड़ाई होगा, ये सभी चीजें आपकी मात्रात्मक चर के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आपका मात्रात्मक चर भी 2 प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा होता है, यहाँ आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। मात्रात्मक चर के 2 प्रकार की बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है सतत चर और नंबर 2 पर आपका आ जाता है असतत चर। यानी कि सतत चर की अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि ऐसे चर जिसमें मापन जो है दशमलव में भी संभव हो जाता है उसे हम सतत चर कहते हैं। जैसे आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, वजन हो गया, ये कैसे दशमलव में होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल आप समझिए। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट 5 फुट 8 इंच है तो कहीं ना कहीं वो दशमलव में आ जाती है। लेकिन वहीं पर हम लोग असतत चर के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि ऐसे चर जिनको सिर्फ पूर्णांक में व्यक्त किया जा सके असतत चर कहलाते हैं। जैसे आपके छात्रों की संख्या हो गई, शिक्षकों की संख्या हो गई, परिवार के सदस्यों की संख्या हो गई, ये सभी चीजें बिल्कुल आपकी असतत चर के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि इनको आप दशमलव में नहीं व्यक्त करते हैं कि ये 7.5 शिक्षक हैं, 4.5 बालक हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपके चर थे उनके बारे में मैंने आपको विस्तार तरीके से बता दिया, इनको आपको नोट डाउन करके रखना है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में हर बार देखने को मिल जाते हैं, या आपको यकीन ना हो तो आप सीटेट के पेपर को उठा करके देख लीजिए। अब दोस्तों वहीं पर आपके मापन के तत्व से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है, अच्छे से पढ़ के रखना है, नोट डाउन करके रखना है। यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन हर बार आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। बात करें दोस्तों मापन के तत्व के बारे में तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है मापनकर्ता, यानी कि मापनकर्ता मानव या मशीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आपका मानव तो है ही है, वो आपका मापन कर ही लेगा, और जैसे आपकी एटीएम मशीन हो गई तो ये भी आपके मापनकर्ता के अंतर्गत बिल्कुल आ जाती है। मापन के चर की बात करें तो वे वस्तुएं या गुण जिनका मापन होना है, जैसे आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, व्यक्तित्व हो गया, ये आपके मापन के चर होते हैं। जबकि दोस्तों नंबर 3 पर मापन के उपकरण के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि आपको नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आप जिस विषय वस्तु को बिल्कुल नाप रहे हैं, जिस वस्तु का आप प्रयोग करके नाप रहे हैं, वही आपके मापन के उपकरण कहलाते हैं। जैसे मापन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण जो होते हैं वो आपके मापन के उपकरण कहलाते हैं। जैसे आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, इंची टेप हो गया, तराजू हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं आपके मापन के उपकरण होते हैं। तो ये सभी चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, नोट डाउन करके रख लेनी है। वहीं पर दोस्तों मापन के स्तर के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि मापन के जो स्तर है वो स्टीवेसन महोदय के अनुसार बिल्कुल 4 स्तर बताए गए हैं। उनकी अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है नामित मापन, यानी कि यह मापन सबसे निम्नतम स्तर का होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि जो मापन के स्तर में नामित मापन होता है ये सबसे निम्नतर स्तर होता है या फिर आपका सबसे उच्चतम स्तर होता है। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि जो मापन के स्तर में नामित मापन होता है ये कहीं न कहीं मापन का जो होता है वो सबसे निम्नतम स्तर होता है। इसमें गुण को ही नाम मान करके मापन कर लिया जाता है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए तो व्यक्तियों को 2 वर्गों स्त्री और पुरुष में वर्गीकृत करना ही नामित मापन कहलाता है। तो अगर आपको ये उदाहरण ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपके सीटेट में कैसा भी एग्जाम्पल देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 पर दोस्तों बात करें क्रमिक मापन को लेकर के तो देख सकते हैं कि जिस मापन के नाम के साथ साथ क्रम का भी पता हो उसे हम क्रमिक मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छात्रों को अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी देना, या फिर कक्षा 2 के छात्रों का अनुक्रमांक जो होता है वो कहीं न कहीं क्रमिक मापन कहलाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद करनी है। आपको ज्यादातर चीजें नाम अगर आप याद करके रखते हैं तो आपके जो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल एग्जाम में याद आने वाली हैं अगर आप इसको केवल अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें अंतराल मापन को लेकर के तो देख सकते हैं कि जब मापन में नाम क्रम के अलावा एक स्पेस यानी कि गैप रख दिया जाता है तो वो मापन जो है वो आपका कहीं न कहीं अंतराल मापन होगा। जैसे आप मान लीजिए इसमें आपकी इकाई व संख्याएं भी होती हैं। जैसे आप मान लीजिए
2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये सभी अंतराल मापन कहलाती है कहीं, क्योंकि इनके अंदर कहीं कहीं आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 के बाद आपको 4 मिल रहा है, एक गैप मिल रहा है, 3 वहां पर नहीं है, तो ये कहीं कहीं आपका अंतराल मापन के अंतर्गत आ जाता है। जबकि दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें आनुपातिक मापन को लेकर के, तो देख सकते हैं कि यह मापन का जो होता है वो सबसे उच्च सर्वोच्च स्तर होता है। तो आपको नामित जो मापन है वो सबसे निम्नतम स्तर होता है, और जो अनुपातिक मापन होता है सबसे सर्वोच्च स्तर होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बार बार आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अगर इसकी हम विस्तार से और चर्चा करें तो देख सकते हैं कि जब किसी मापनी में अंतराल स्तर के सभी गुण विद्यमान हो और साथ ही जिसमें आधार जो है स्वरूप कोई वास्तविक शून्य बिंदु हो, तो उसे हम आनुपातिक मापन कहते हैं। इसमें परम शून्य भी पाया जाता है, जिसका अर्थ है जैसे किसी गुण को पूरी तरह से गायब होना। यानी कि जैसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि यदि राम का भार 80 किलोग्राम है और श्याम का जो भार है वो 40 किलोग्राम है, तो कहा जा सकता है कि राम का भार जो है श्याम का 2 गुना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राम की बुद्धि लब्धि यानी कि उसकी जो आई की लेवल है वो 70 है तथा श्याम की बुद्धि लब्धि जो है वो 35 है, तो यह कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि राम जो है वो श्याम से 2 गुना बुद्धिमान है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए उसके भार में आपको अंतर देखने को मिल रहा है 2 गुने का, तो वहां पर आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बुद्धि में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि उसका बुद्धि जो है वो भी 2 गुना है, क्योंकि आनुपातिक मापन में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने, यहीं से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर कहीं कहीं ये पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे तो आपके सीटेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको चीजें एक बार में समझ में ना आई हो तो आप इसे 2 बार 3 बार देखिए, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो मूल्यांकन के बारे में होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर हम मूल्यांकन के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से चर्चा करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आप कहीं ना कहीं बोर होने लगेंगे। तो कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो मूल्यांकन के बारे में होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कल की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मूल्यांकन के बारे में भी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख ली हैं। तो कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो मूल्यांकन के बारे में होने वाली है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।